नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले की जांच शुरू। जांच अधिकारी आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने खंगाले दस्तावेज, विवादित जमीन का किया निरीक्षण, दर्ज हुए निगम कर्मियों के बयान। देश भर में हो रही वॉर मॉक ड्रिल के तहत बुधवार को देहरादून में भी बजेगा सायरन। भारत पाक तनाव के बीच शुरू हुई तैयारी। सिविल डिफेंस के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी होगा शामिल। उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को निर्देश, अगले 10 सालों के लिए शिक्षा व्यवस्था में नवाचार के लिए योजना बनाने के लिए कहा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पवित्रता को भंग करने की साजिश का खुलासा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किया 15 किलो मटन। सोनप्रयाग और आसपास के होटल में होना था सप्लाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं हरिद्वार की। तो आपको बता दें कि हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले की जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को हरिद्वार पहुंचे जांच अधिकारी आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने विवादित जमीन का निरीक्षण कर हरिद्वार नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। इस दौरान उन्होंने भूमि घोटाले से संबंधित दस्तावेजों को भी खंगाला। आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, फिलहाल जांच शुरुआती स्टेज पर है। बुधवार शाम 4 बजे राजधानी देहरादून में भी युद्ध वाला सायरन बजेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाक सीमा पर तनाव है। ऐसे में देश के नागरिकों को हवाई हमलों से कैसे बचना है, ये सिखाने के लिए सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल कराने का फैसला लिया है। लिहाजा उत्तराखंड में भी इसके लिए तैयारी जोरों शोरों पर है। हमारे जिले भर में 9 सायरन्स हैं और उन सभी सायरन्स को उपयोग किया जाएगा कल के मॉक ड्रिल के लिए। तो सिमुलेशंस में ऐसे ही रहता है कि एक उपयुक्त चैनल से जब सिग्नल्स प्राप्त होते हैं तो यहाँ से जो अलार्म्स हैं, सायरन्स हैं या जो हमारे कम्युनिकेशंस हैं, मैसेजेस हैं, वो कंसर्न एजेंसीज़ को ट्रांसमिट किए जाते हैं टू हैंडल द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो सिविल डिफेंस तो इसमें हमारा पार्ट है ही, लेकिन जो हमारी प्रणाली आईआरएस के माध्यम से वर्क करती आ रही है उसका प्रीडोमिनेंटली उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड के स्कूलों में अब बच्चों को भगवत गीता पढ़ाने की तैयारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंगलवार को शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम धामी ने राज्य के स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अगले 10 सालों के लिए व्यापक प्लान बनाने के निर्देश भी दिए हैं। काशीपुर में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर की कई निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक युवाओं ने अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अलग अलग कंपनियों में आवेदन किया हुआ था। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी पहुंचे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर रोजगार मेले का जायजा लिया और युवाओं को प्रोत्साहित किया। पलायन रोकने के लिए जरूरी है कि सरकार की ऐसी योजनाएं बने जिनसे बच्चे स्वरोजगार की ओर जाएं और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इसके लिए जरूरी है कि वहाँ पर डिमांड भी ऐसी हो। इसी को देखते हुए हम लोगों ने 3 वर्ष पूर्व सबसे पहले तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में जब मैंने 4 संभाला था, तो पहला काम हम लोगों ने ये किया था कि हरिद्वार में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रीज थी उनके HR हेड या उनके डायरेक्टर्स बुलाए और उनके साथ एक मीटिंग की और ये तय किया कि हम लोग डिमांड बेस्ड एजुकेशन देंगे ताकि बच्चों को आपकी आवश्यकता के अनुरूप तैयार कर सकें। तो उसके बाद हम लोगों ने ये शुरुआत की और फिर पॉलिटेक्निक में तकनीक शिक्षा विभाग में हम लोगों ने एक प्लेसमेंट सेल बनाने के साथ साथ हम लोगों ने रोजगार मेले प्रारंभ किए। ये 3रा वर्ष है और 2 मेले हर साल लगते हैं, ये गढ़वाल में, कुमाऊं में, ताकि कुमाऊं मंडल के सारे पॉलिटेक्निक्स के बच्चे यहाँ पर आकर के रोजगार मेले में शामिल होते हैं और गढ़वाल में, देहरादून में गढ़वाल क्षेत्र के पॉलिटेक्निक। उधर केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद शिव भक्त
भगवान केदार का दर्शन करने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक धाम में तैनात सुलभ कर्मियों द्वारा केदारनाथ धाम के आस्था पथ से लेकर मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं को गर्म पानी मुहैया कराया जा रहा है ताकि श्रद्धालु ठंड से बचे रहें। उधर श्रद्धालु प्रशासन की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। मंगलवार को केदारनाथ मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर बीकेटीसी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के पदाधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका वो बखूबी पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज विधिवत रूप से जो उत्तराखंड सरकार द्वारा श्री बद्री केदार मंदिर समिति के एक सेवक के रूप में काम करने का सरकार ने मुझे दायित्व दिया है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी श्री विजय कपरवाण जी जो उपाध्यक्ष के रूप में बद्री केदार मंदिर समिति का कार्यभार देखेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी सरकार के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है मेरी सरकार ने, मैं निश्चित ही जो बद्री केदार मंदिर समिति उत्तराखंड में सरकार का लाया हुआ संशोधित भू कानून विधेयक अब कानून की शक्ल ले चुका है। राज्यपाल से संशोधित विधेयक को मिली मंजूरी के बाद बाहरी लोगों के लिए उत्तराखंड के 11 जिलों में अब जमीन खरीदना और उसे बेचने के नियम जो हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून लाने की मांग की जा रही थी। इसके बाद सरकार ने उत्तराखंड में भूमि प्रबंधन और भू व्यवस्था में सुधार करने के लिए विधानसभा सत्र में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 विधेयक में संशोधन कर उसे पारित किया। इसे अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सशक्त भू कानून लागू हो गया है। भू कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड में जमीन की खरीद और बिक्री के नियम बदल जाएंगे। प्रदेश में अब कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। इसके अलावा आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी आवश्यकताओं के लिए भी अब अन्य राज्य के लोगों को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होगा। दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन मिल पाएगी। सशक्त भू कानून लागू होने से राज्य में डेमोग्राफिक चेंज की कोशिशों पर भी ब्रेक लगेगा। वहीं भू कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार की उस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता से किया गया वादा पूरा किया गया है। वो हमारा संकल्प था, हमने वचन दिया था कि हम राज्य की जनता के सामने हमने हमेशा कहा था कि हम सशक्त भू कानून लाने की दिशा में हम काम करेंगे और हमने अपना जो वचन था उसको पूरा किया है, हमने आगे बढ़ाया। वहीं मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे कमजोर कानून बता रहे हैं। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति इसके खिलाफ जन क्रांति यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस हिमाचल की तर्ज पर भू कानून मांग रही है। जिस भू कानून की मांग कांग्रेस पार्टी, राज्य के आंदोलनकारी संगठन और आम जनता कर रही थी, वो भू कानून तो कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। आपने कहीं सुना कि एक राज्य में दो भू कानून हो, 11 जिलों में अलग कानून होगा और मैदान के जनपदों में अलग कानून होगा? तो ये निश्चित तौर पर भू कानून जो लाया गया है ये भू माफियाओं के हित के लिए लाया गया है और चोर दरवाजे से जो है भू माफियाओं को ही इसका लाभ होने जा रहा है। साथियों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्यपाल के माध्यम से एक बार फिर उत्तराखंड में एक कमजोर भू कानून लागू कर दिया गया है और जहां एक और उत्तराखंड की जनता बड़ी संख्या में सड़कों पे थी और मजबूत भू कानून की मांग कर रही थी, मूल निवास की मांग कर रही थी, परंतु उत्तराखंड को एक कमजोर भू कानून दे दिया गया है। माफियाओं को जमीन बेचने का भू कानून दे दिया गया है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार इस मुद्दे पे गंभीर नहीं है, लोगों को बरगरा रही है और इस बार फिर से उत्तराखंड की जनता को गुमराह किया जा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड के भू कानून में सबसे बड़ा अंतर ये है कि हिमाचल में भूमि सुधार अधिनियम एक्ट की धारा 118 लागू है, जो उसके पहाड़ और उसके पहाड़वासियों के हितों की रक्षा करती है।
उत्तराखंड में एनडी तिवारी सरकार से लेकर 2012 में खंडूरी सरकार ने भारी लोगों के लिए जमीनों की खरीद फिरोख्त पर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन 2017 में आई त्रिवेंद्र सरकार ने इसमें बदलाव किया। यहाँ का कानून कई बार सवालों के घेरे में आ गया है। हालात ये हैं कि सरकार को जनता का विरोध भी देखना पड़ा है। हालांकि धामी सरकार ने फिर एक बार भू कानून को मजबूत बनाने की कोशिश की है। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए सुशांत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने बताया जा रहा है कि प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक उनका कहना है कि यहां लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि मौजूदा वक्त में प्राधिकरण सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। घरों का नक्शा पास कराने के लिए सालों साल फाइलों को लटकाया जा रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों ने नक्शा पास कराने में हो रही देरी पर जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो देखिए, मैं मेयर साहब के साथ उनके विचारों से अपने विचारों को संबद्ध करता हूँ। मैं कंप्लीटली उनसे एग्री करता हूँ कि प्राधिकरण से बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा तो है ही नहीं इस पूरे प्रदेश में। सबसे बड़ा गैंग अगर भ्रष्टाचार का कहीं चल रहा है वो प्राधिकरण में चल रहा है। क्योंकि सीधी बात है, 75 से 85% जो इस देश हमारे प्रदेश की आबादी है वो नजुल भूमि पे है। उसके लिए कोई नीति है नहीं, उसके लिए कोई रीति है नहीं। तो अगर कोई अपना छोटा सा व्यवसाय जैसे डम्मा-डूंगा हो गया, राजपुरा हो गया, भोलानाथ गार्डन हो गया, यहाँ पे खोलना चाहे, तुरंत बस सूंघ, ये तो सूंघ के आते हैं, सूंघ दूर से इन्हें खुशबू आ जाती कि साहब खिड़की में की मरम्मत हो रही है, और तत्काल वहाँ पे ऐसा अड्डा इन्होंने बना दिया, ऐसी वसूली कर रहे हैं। जो लोग नेताओं के घर पहुँच पा रहे हैं वो वहाँ से फ़ोन करवा ले रहे हैं, तो उनको फिर कागजी कार्रवाई समझा दी जाती है। उधर लोहाघाट पहुंचे जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने पेयजल किल्लत के चलते धरना दे रहे लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। डीएम नाराज लोगों को आश्वासन देते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरयू लिफ्ट की डीपीआर पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में लगे अवैध कनेक्शन और टुल्लू पंपों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल मुहैया कराने के लिए टैंकरों की संख्या को भी बढ़ाने के लिए कहा है। देखिए, जो धरना था वो मुख्यतः लोहाघाट में जो एक अनियमित वाटर सप्लाई हो रही है उसको लेके था यहाँ पर। और यहाँ जो समिति का जो मंतव्य था कि सब यहाँ एक तो जो सप्लाई की शॉर्टेज है और दूसरा जो यहाँ जो पानी आ भी रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। तो जब वार्ता में ये निकल के आया है कि यहाँ तो कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कनेक्शन लिए गए हैं, कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से टुल्लू पंप संचालित किए जा रहे हैं और कुछ लोगों ने डायरेक्ट स्रोत से ही पेयजल ले लिया है। तो इन तीनों में जल संस्थान को सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसमें हमारी पुलिस और प्रशासन इनको सहयोग करेगी कि एक अभियान चलाकर इस प्रकार के जो अवैध कनेक्शंस हैं, अवैध टुल्लू पंप जो संचालित हैं, उनको हम जो है बंद करने जा रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें अच्छा लगा कि आज हमारे जिलाधिकारी महोदय और जल संस्थान और जल निगम के दोनों एक्शन यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमें जो बात बताई, जैसे जो हमारी मांगे थी। पहली बार तो हम चाह रहे थे कि हमें डीपीआर की पूरी रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। अब जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि लगभग 2-3 साल इसमें लग जाने हैं धरातल में आने में। साथ साथ में जो हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात थी कि वैकल्पिक व्यवस्था की लगातार लोगों को हर तीसरे दिन पानी कैसे मिलेगा, साफ़ और स्वच्छ पानी कैसे मिले। और जो हमारी एक और बात थी कि भाई बिल तो बहुत ले रहे हैं लेकिन जो है कि पानी उतना नहीं मिल पा रहा है, उस पर भी अभी हम लोगों ने बातचीत की। तो अब हमारी बात ये हो गई है कि क्या कहते हैं, पानी रेगुलर मिलेगा, साफ। दिनेशपुर पहुंचे सीएमओ के अग्रवाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के साथ ही वहां मौजूद मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फीडबैक लिया। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर हालत देखकर उन्होंने चिंता जाहिर की। ऐसे में उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजने के लिए कहा। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष पति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की मांग की है। बिल्डिंग्स बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग्स में ओपीडी चल रही है, जांचें भी हो रही हैं, प्रसव भी हो रहे हैं और इम्यूनाइजेशन का कार्य सब सेंटर में किया जा रहा है। ये इसके उच्चीकरण की बात है, तो अगर हमें उच्चीकरण का लेटर मिलता है और पॉपुलेशन मानक के अनुसार पूर्ण पाई जाती है तो उच्चीकरण का प्रस्ताव महानिदेशालय को भेजकर और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से
उसको पूरा जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण किया जाएगा। लिया है कि सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसका उच्चीकरण किया जाए, क्योंकि यहाँ लगभग आबादी 1.5 लाख है। आबादी के अनुसार इसका उच्चीकरण होना चाहिए, और क्योंकि हर बार रेफर होता है, डॉक्टर साहब अकेले बहुत यहाँ करते हैं, जितने लायक हैं अकेले क्या कर सकते हैं। तो हमने अभी रिक्वेस्ट की है, इन्होंने कहा है अपने सीएमओ साहब ने, एक आप एप्लीकेशन लिख के दो, हम शासन में भेजते हैं, जल्दी उच्चीकरण हो जाएगा। उधर सोनप्रयाग में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स से 15 किलो मटन बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पूर्व में मटन चिकन की दुकान पर काम करता था। ये मटन सोनप्रयाग स्थित होटल में सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। बता दें कि आरोपी पर पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 5,000 का जुर्माना वसूला है। अल्मोड़ा जिले की साइबर सेल ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसके साथ ही राजस्थान और दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश से गुम हुए 51 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 12 लाख के करीब आंकी जा रही है। बता दें कि पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन को लौटाया गया। इस मौके पर एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि अगर किसी का मोबाइल फोन गुम होता है तो वे संचार साथी पोर्टल या फिर नजदीकी थाने से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आज हमारे एसओजी की टीम ने और मोबाइल रिकवरी टीम ने अब तक में लगभग 51 मोबाइलों को भारत के अलग अलग राज्यों से, हमारे राज्य के अलग अलग स्थानों से रिकवर करके, जो कि गुम हो गए थे, जो बरामद किया है उनको, अलग अलग लोगों को आज जिन जिन के मोबाइल थे उनको हमने सौंपा है। ये मोबाइल लगभग 12 लाख रुपए कीमत के रहे होंगे, लगभग कुल मिला के 12 लाख रुपए इनकी कीमत रही है, जिसमें से कुछ लोगों को आज मेरे द्वारा हैंडओवर किया गया है और अधिकतर लोगों को उनको थानों में, उनके घरों में जाके उनको दिया जाएगा और ये प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा। अतः जिनका भी मोबाइल गुम होता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे ताकि हम उसकी रिकवरी के लिए कार्य कर सकें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले की जांच शुरू। जांच अधिकारी आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने खंगाले दस्तावेज, विवादित जमीन का किया निरीक्षण, दर्ज हुए निगम कर्मियों के बयान। देश भर में हो रही वॉर मॉक ड्रिल के तहत बुधवार को देहरादून में भी बजेगा सायरन। भारत पाक तनाव के बीच शुरू हुई तैयारी, सिविल डिफेंस के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी होगा शामिल। उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को निर्देश, अगले 10 सालों के लिए शिक्षा व्यवस्था में नवाचार के लिए योजना बनाने के लिए कहा। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पवित्रता को भंग करने की साजिश का खुलासा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किया 15 किलो मटन। सोनप्रयाग और आसपास के होटल में होना था सप्लाई।